सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में कल नई सरकार का शपथ ग्रहण है। इसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। नई सरकार की तस्वीर भी साफ हो गई है। नीतीश कुमार ही बिहार के अगले मुख्यमंत्री होंगे। आज नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। वहीं सम्राट चौधरी को बीजेपी विधायक दल का नेता, जबकि विजय सिन्हा को उपनेता चुना गया है। इस तरह नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार की बागडोर संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक बिहार की नई सरकार में मुख्यमंत्री के अलावा 2 उप मुख्यमंत्री और करीब 18 से 20 मंत्री शपथ ले सकते हैं। बिहार में चल रही हलचल पर ज्यादा अपडेट्स के लिए हमारे साथ पटना से जुड़े संवाददाता रवि नारायण। रवि, नीतीश कुमार को एनडीए विधायक दल का नेता चुन लिया गया है। अब बिहार में नई सरकार कैसी होगी, किस पार्टी के कितने मंत्री बन सकते हैं, क्या है पूरी जानकारी? देखिए, आपको तस्वीरों के साथ दिखाते हैं कि अभी राजभवन है ठीक सामने और यहाँ पे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं अपने पूरे एनडीए के तमाम लोगों के साथ, बड़े चेहरे के साथ यहाँ पे पहुँच गए हैं। और यहाँ पे अभी नीतीश कुमार जो है वो इस्तीफ़ा अपना सौंपेंगे और इस्तीफ़ा सौंपने के बाद नए सरकार के गठन के लिए जो है वो दावा पेश करेंगे राज्यपाल के पास। और कल सुबह जो है 11 साढ़े 11 के बीच में उनका शपथ ग्रहण समारोह होना है। जो नया कैबिनेट, जो मंत्रालय बनना है, उसे लेकर के जो फार्मूला है वो तय किया गया है कि 6 विधायक जो होंगे उस पर एक जो मंत्री है वो दिया जाएगा और उसी के अनुसार जिनके खाते में जितने विधायक हैं उस तरीके से जो है माना यह जा रहा है कि तमाम गठबंधन के जो घटक हैं, हम पार्टी हो, चिराग पासवान हो, सबके जो है मंत्रालय जो हैं वो फिक्स किए गए हैं। और जिस तरीके से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को अपना नेता माना है और विजय सिन्हा जो हैं वो उप नेता चुने गए हैं, तो दोनों डिप्टी सीएम के रूप में लगभग कंफर्म होंगे कि एक बार फिर से बिहार में जो दोनों डिप्टी सीएम का जो पद है वो बीजेपी के पास रहेगा और जो विधानसभा जो अध्यक्ष है वो जो है बीजेपी के पास होगा। मुख्यमंत्री के साथ साथ तमाम जो मंत्रालय है, जो पिछले बार देखा गया था, जो विभाग जो थे जो जदयू के पास था, इस बार भी जदयू के पास रहेगा और जो बीजेपी के पास मंत्रालय था उसी तरीके से पिछले सरकार की तरफ से माना यह जा रहा है कि इस नए मंत्रिमंडल में कई नए चेहरे जो हैं, युवा चेहरे शामिल किए जा सकते हैं। अभी से थोड़ी देर के बाद जो है गृह मंत्री अमित शाह जो हैं वो पटना पहुँचने वाले हैं। पटना पहुँचने के बाद बीजेपी नेताओं के साथ जो है वो बैठक करेंगे रात में और माना जा रहा है कि जो मंत्रालय में बीजेपी की तरफ से जितने मंत्रालय शामिल किए जाने हैं उसे लेकर के वो फाइनल करेंगे और कल वो सूची जो है वो वहाँ पे शपथ ग्रहण के लिए जाएंगे। बीजेपी के तमाम लोग बड़े उत्साह में हैं। मुख्यमंत्री जो है वो राज्यपाल भवन पहुँचे हैं। एक बार फिर से निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी 10वीं बार कल शपथ लेंगे और बिहार का विकास जो अब रफ्तार पकड़ चुका है वो और गतिशील होगा। जो मुख्यमंत्री जी ने, सम्राट चौधरी जी ने कहा है कि 1 करोड़ लोगों को नौकरी और रोजगार देंगे और किसानों का सम्मान निधि 3000 बढ़ा के 9000 मिलेगा और जिन राज्यों में मेट्रो नहीं हुआ वहाँ मेट्रो आएगा। तो निश्चित तौर पर एक बिहार में विकास की रफ्तार और लग रहा है कि युवा चेहरे मंत्रालय में इस बार फिर शामिल होंगे। देखिए, हमारे सहयोगी भाई आदरणीय प्रभात मालाकार जी ने एक तरह से सही शब्दों का चयन कर दिया, तो हम इसमें क्या बोले। अरे हमारे लग रहा है कि नए युवा चेहरे जी रवि जी, बिल्कुल नए युवा चेहरे आएंगे और चूंकि नीतीश कुमार जी ने 20 साल से विकास का काम किया है तो जी बिल्कुल। देखिए, तमाम कार्यकर्ता जो हैं उत्साहित है और अभी से थोड़ी देर में जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दावा पेश करके आएंगे उसके बाद माना जा रहा है कि अमित शाह की भी मुलाकात नीतीश कुमार से हो सकती है। जी बिल्कुल रवि जी, शुक्रिया इस पूरी जानकारी पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। वोट चोरी के आरोप लगाने के मामले में लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी खुद ही घिरते नजर आ रहे हैं। देश के 272 जाने माने लोगों ने एक खुला खत लिखकर राहुल गांधी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस पत्र में कई पूर्व न्यायाधीश, ब्यूरोक्रेट, राजदूत और सशस्त्र बलों के दिग्गज शामिल है। इस पत्र में भारत के चुनाव आयोग और अन्य संवैधानिक संस्थानों पर हो रही जहरीली बयानबाजी और सुनियोजित हमलों पर गहरी चिंता व्यक्त की गई है। पत्र में कहा गया है कि नेता प्रतिपक्ष अपनी चुनावी विफलताओं और हताश को छुपाने के लिए संवैधानिक संस्थाओं को, विश्वसनीयता को निशाना बना रहे हैं। पत्र में यह भी कहा गया है कि चुनाव आयोग पर लगाए गए आरोप निराधार है। अमेरिका और यूरोप का उदाहरण देते हुए यह कहा गया है कि हर जगह अवैध घुसपैठियों के खिलाफ सख्ती हो रही है, लेकिन एसआईआर का विरोध कर राहुल गांधी घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। पत्र लिखने का अभिप्राय केवल एक है कि हमारी जुडिशरी, हमारी फौज, हमारा इलेक्शन कमीशन, इसके ऊपर हमें 100% नहीं 200% विश्वास है और जो उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाते हैं मुझे घोर आपत्ति है। पहले अपने आप को देखें, फिर दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का जहमत करें। आप वोट चोरी की बात कर रहे हैं और आपने जो वोट डकैती की है उसके बारे में कुछ चर्चा होगी?
वोट डकैती की है और अगर हमारे घर में घुसपैठिया है उसकी हम जांच कर रहे हैं SIR के अंतर्गत, उसमें आपको क्या दिक्कत हो रही है? और इसी पर आज आवाज अड्डा में होगी चर्चा। राहुल गांधी के वोट चोरी के आरोप संवैधानिक संस्थाओं की छवि धूमिल करने का प्रयास है या इन आरोपों में गंभीरता है? आवाज अड्डा में इसी पर हम करेंगे चर्चा। चुनाव आयोग पर सवाल, राहुल की सियासी चाल। जरूर जुड़िए शाम 7:57 पर। बढ़ते अगली खबर की ओर। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। रामनाथ गोयनका लेक्चर में पीएम मोदी के भाषण की उन्होंने तारीफ की। थरूर ने एक्स पर पोस्ट में लिखा कि रामनाथ गोयनका लेक्चर में प्रधानमंत्री ने कहा कि उपनिवेशक मानसिकता से पूरी तरह बाहर निकलने का समय आ गया है। पीएम ने जोर देकर कहा कि भारत अब सिर्फ उभरता बाजार नहीं बल्कि दुनिया के लिए इमर्जिंग मॉडल बन रहा है। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री का संबोधन आर्थिक और सांस्कृतिक आह्वान जैसा था। तेज बुखार खांसी के बावजूद कार्यक्रम में शामिल होकर अच्छा लगा। शशि थरूर ने जिस तरह पीएम मोदी की तारीफ की वो कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने इस पर कहा है कि शशि थरूर का इस तरीके से बात करके कांग्रेस में बने रहना ठीक नहीं है। शशि थरूर जी, देखिए, कोई आप किसी कार्यक्रम में जाएं, प्रधानमंत्री हो, एक शिष्टाचार में आप तारीफ कर दें, वो सब अलग बात होती है। अगर आप कहते हैं कि विचारों में आपको ज़रूरत है, आप ऐसी पार्टी के साथ हैं, तो आर्थिक नीति, आर्थिक व्यवस्था, बजट कैसे होना चाहिए, किन लोगों के हाथ में पूरी आर्थिक व्यवस्था चलनी चाहिए, देश के साधन संसाधन किस के लिए उनका इस्तेमाल होना चाहिए, इसमें अगर आप कांग्रेस की विचारधारा में नहीं विश्वास करते हैं और उसके विपरीत खड़े हुए किसी की तारीफ करते हैं, तारीफ करना आपका अधिकार है, पर मुझे लगता है उस पार्टी में रहना आपके लिए कम से कम उचित नहीं होगा। वहीं बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि कांग्रेस में गांधी परिवार के हित से ऊपर उठकर राष्ट्र हित की बात करने वालों का विरोध होता है, इसीलिए आज शशि थरूर भी निशाने पर है। जब भी कोई राष्ट्र हित की बात करता है, कोई पार्टी के हित की बात करता है, परिवार के हित की नहीं करता और परिवार हित के ऊपर राष्ट्र हित को रखता है या राष्ट्रीय जो है एकता के विषयों को रखता है, तो कांग्रेस पार्टी ऐसे व्यक्ति को गालियां देना शुरू कर देती है और अपनी असहिष्णुता दिखाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री सत्य साई बाबा के जन्म शताब्दी समारोह में शामिल होने आंध्र प्रदेश के पुट्टापार्थी पहुंचे। पीएम मोदी श्री सत्य साई बाबा के मंदिर और समाधि पर गए, जहां उन्होंने पूजा अर्चना की। जन्म शताब्दी समारोह में प्रधानमंत्री ने 100 रुपए का स्मारक सिक्का और डाक टिकट भी जारी किया। हम आपको बता दें कि कार्यक्रम में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, डिप्टी सीएम पवन कल्याण, एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय और सचिन तेंदुलकर भी मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु के कोयम्बतूर पहुंचे। पीएम मोदी ने कोयम्बतूर में भव्य रोड शो भी किया। प्रधानमंत्री ने साउथ इंडिया नेचुरल फार्मिंग समिट 2025 का उद्घाटन किया और इस दौरान पीएम मोदी किसान सम्मान निधि योजना की 21वीं किस्त भी जारी की। कोयम्बतूर से प्रधानमंत्री ने 18,000 करोड़ रुपए डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफर किए। जब मैं यहाँ मंच में आया तो मैं देख रहा था काफी किसान भाई बहन वो अपना गमछा घुमा रहे थे, तो मुझे लग रहा था कि बिहार की हवा मेरे आने से पहले पहुंच गई है। अगली खबर में बात करेंगे प्री बजट की। बजट के लिए बैठकों का दौर चल ही रहा है। आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने BFSI यानी बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। क्या हुआ इस बैठक में, बताने के लिए हमारे साथ जुड़े संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। आलोक, बताइए BFSI सेक्टर के प्रतिनिधियों ने वित्त मंत्री को क्या सुझाव दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के साथ बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर के रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्री बजट बैठक की और इस बैठक में जो सबसे खास बात निकलकर सामने, बैंकों ने ये बड़ी मांग रखी कि अभी फिक्स डिपॉजिट और म्यूचुअल फंड में टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा नहीं है। उन्होंने मांग करी कि ये टैक्स ट्रीटमेंट एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से उन्हें काशा रेशियो को मेंटेन करने में काफी दिक्कत होती है। ज्यादा से ज्यादा लोग म्यूचुअल फंड की तरफ जा रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट की तरफ कम जा रहे हैं, क्योंकि उसमें ज्यादा टैक्स लगता है, लिहाजा इससे बैंकों का काशा रेशियो गड़बड़ा जाता है। दूसरी जो डिमांड थी बैंकों की वो थी कि एनपीए को लेकर जो प्रोविजनिंग की जाती है उसमें अभी तक जो इनकम पर डिडक्शन है वो करीब 8-8.5% मिलता है। इसको बढ़ाया जाना चाहिए ताकि बैंक ज्यादा से ज्यादा प्रोविजनिंग कर सकें। जो एनबीएफसीज थे, एनबीएफसीज की तरफ से भी मांगे रखी गई हैं। उन्होंने कहा कि जो नेशनल हाउसिंग बैंक है उनके तर्ज पर उन्हें रिफाइनेंसिंग विंडो की सुविधा मिलनी चाहिए ताकि उन्हें आसान शर्तों पर ज्यादा से ज्यादा कर्ज मिल सके। इसके अलावा जो एनबीएफसीज ने यह कहा कि जो इंटरेस्ट इनकम है उस पर बैंकों को तो टीडीएस नहीं कटता है, लेकिन उन्हें जब इंटरेस्ट इनकम देना होता है तो उस पर टीडीएस काटा जाता है, लिहाजा ये एक तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होता है।
जो एक और इंपॉर्टेंट मांग थी सरफेसाई को लेकर। सरफेसाई कानून के तहत अभी 20 लाख से ज्यादा का जब कर्ज होता है तभी उस सरफेसाई एक्ट को इन्वोक किया जा सकता है। जबकि बैंकों के लिए लिमिट काफी कम है, तो उन्होंने बैंकों के तर्ज पर यह कहा कि 1 लाख रुपए से ज्यादा की कोई अमाउंट होती है तो ऐसे में सरफेसाई कानून को इन्वोक करने की उन्हें मंजूरी मिलनी चाहिए। तो इस तरह की डिमांड्स प्री बजट बैठक में वित्त मंत्री के सामने बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विसेज सेक्टर के लोगों ने रखी है। अगली खबर में बात करेंगे बैंकिंग रिफॉर्म की। सरकार बड़े बैंकिंग रिफॉर्म की तैयारी कर रहे हैं, इस दिशा में आगे एक कदम बढ़ाया जा रहा है। इसके एक्सक्लूसिव खबर पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ है लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए बैंकिंग रिफॉर्म की दिशा में सरकार क्या कुछ करने वाली है? देखिए, यहाँ जो मुझे सूत्रों से जानकारी मिले उसके मुताबिक सरकार का अगला फोकस बैंकिंग रिफॉर्म पर हो सकता है और बैंकिंग रिफॉर्म को लेकर के जमीनी स्तर पर तैयारियां यहाँ पर शुरू हो गई हैं। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, रिजर्व बैंक के बीच भी चर्चा हो रही है और अब जो सूत्र मुझे बता रहे हैं उसके मुताबिक अगले कुछ हफ्तों के भीतर प्रधानमंत्री कार्यालय में बैंकिंग रिफॉर्म्स के ऊपर एक महत्वपूर्ण बैठक हो सकती है और उस बैठक में 2-3 चीजें जो विकल्प के तौर पर देखा जा रहा है उस पर चर्चा होने की संभावना है। सबसे ज्यादा कि बैंकिंग सेक्टर में सरकारी बैंकों में खासतौर से कैपिटल कैसे मुहैया कराया जाए, सरकार ना दे कैपिटल, अपने स्तर पर बैंक कैपिटल कैसे मुहैया कराएं, उसके लिए सरकारी बैंकों में विदेशी निवेश की जो सीमा है, एफडीआई की सीमा जो 20% है, उसे बढ़ाया जाए। उसे बढ़ाने के लिए अलग अलग विकल्पों पर सरकार यहाँ पर विचार कर सकती है और ये जो विकल्प हो सकते हैं वो है कि एफडीआई की सीमा 20% से बढ़ाकर 49% तक कर दिया जाए। 49% तक करने में कोई बहुत संवेदनशीलता नहीं आती है। एक विकल्प है ये जिस पर प्रधानमंत्री कार्यालय में होने वाली बैठक में चर्चा हो सकती है। दूसरा कि 2 से 4 बड़े बैंक होने चाहिए, इस बात पर लगातार वित्त मंत्री ने जोर दिया है और मुझे लगता है कि इस पर अब तेजी से काम आगे बढ़ता हुआ दिखेगा। तीसरी चीज कि सरकारी बैंकों के निजीकरण को लेकर के आपको याद होगा 2020-21 बजट में वित्त मंत्री ने ऐलान किया था कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण किया जाएगा। उसके बाद ये पूरा प्रस्ताव ठंडे बस्ते में चला गया था। तो मुझे लगता है कि इस तरफ भी अब सरकार फिर से हलचल बढ़ाएगी। अब उन 2 सरकारी बैंकों की पहचान की जा सकती है, निजीकरण की तरफ सरकार आगे बढ़ सकती है। तो बैंकिंग सेक्टर में काफी ज्यादा हलचल रहने वाली है अगले कुछ महीनों तक और इसका ठोस संकेत आपको बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दे सकती हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर। मोबाइल पर कॉल करने वाले के नंबर के साथ नाम दिखने का पायलट प्रोजेक्ट जो था वो हरियाणा और हिमाचल प्रदेश में सफल रहा है। सूत्रों के मुताबिक दूरसंचार विभाग ने टेलीकॉम कंपनियों को इसे 15 दिसंबर तक पूरे देश में लागू करने के निर्देश दिए हैं। ज्यादा डिटेल्स इस पर दे रहे हैं असीम मनचंदा। साइबर फ्रॉड और अनचाही कॉल्स रोकने के लिए सरकार चाहती है कि उपभोक्ता के नंबर के साथ साथ उसका नाम भी दिखाई दे। ये नाम वो होगा जो ग्राहक ने मोबाइल कनेक्शन लेते हुए आवेदन फॉर्म के ऊपर दिया था। तो अब इसको लेकर के जो दूरसंचार विभाग है उसने टेलीकॉम कंपनियों को नवंबर की शुरुआत में निर्देश दिए थे कि 2 सर्किल के अंदर पायलट प्रोजेक्ट की शुरुआत करें। हरियाणा और हिमाचल प्रदेश के अंदर टेलीकॉम कंपनियों ने इसका पायलट प्रोजेक्ट भी किया। जो सूत्र बता रहे हैं कि ये पायलट प्रोजेक्ट बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। दूरसंचार विभाग ने इसको लेकर के एक बैठक भी टेलीकॉम कंपनियों के साथ बुलाई थी और बैठक में निर्देश दिए कि आप 30 नवंबर तक इस योजना को पूरे देश के अंदर लागू करें। शुरुआत में टेलीकॉम कंपनियों को अपने नेटवर्क के ऊपर ये प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा और उसके बाद टेलीकॉम कंपनियों को कहा गया कि 15 दिसंबर तक आप तैयारी करें कि ये प्रोजेक्ट, इस सुविधा का फायदा सभी लोग पूरी तरह से उठा पाए। तो अब टेलीकॉम कंपनियां जल्दी इस सुविधा की शुरुआत कर देगी। उसके बाद जो भी आपको कॉल करेगा आपको उसका नाम भी पता चलेगा। तो इससे जो साइबर अपराध है वो भी कम होंगे और जो अनचाही कॉल्स है उसके ऊपर भी रोक लगेगी। अगली खबर में बात करेंगे आईआईएम अहमदाबाद की। आईआईएम अहमदाबाद के समर प्लेसमेंट में पहली बार फिनटेक और न्यू एज कंपनियों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया है और स्टूडेंट्स को जॉब ऑफर किया है। इनमें अमेरिकन एक्सप्रेस, एप्पल, ब्लैकस्टोन, माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियां शामिल है। कैसे चल रहा है आईआईएम अहमदाबाद में प्लेसमेंट, इस पर प्लेसमेंट कमेटी के चेयरपर्सन विश्वनाथ पिंगली से खास बातचीत की है संवाददाता केतन जोशी ने। सर बताइए, जो प्लेसमेंट हुआ उसमें हम सेक्टर वाइज अगर देखें तो कौन से सेक्टर इस बार नए आप कह सकते हैं कि यहाँ पर आए हैं और कितने स्टूडेंट्स को इसमें पार्टिसिपेशन किया? तो लगभग 410 स्टूडेंट पीजीपी के और 46 पीजीपी एफएबीएम के हमारे पार्टिसिपेट किए थे इस बार इन द रिक्रूटमेंट। ट्रेडिशनल सेक्टर्स लाइक फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, कंसल्टिंग, वो सब तो थे ही, बट इस बार मैंने थोड़ा देखा कि फिनटेक वाले बोथ इन एमएनसीज एज वेल एज इंडिया
थोड़ा पार्टिसिपेशन था, फूड डिलीवरी से थोड़ा पार्टिसिपेशन था देन व्हाट वी सॉ इन द प्रीवियस ईयर्स। सो सबके सब तो प्लेस हो गए हैं। एग्री सेक्टर में अगर देखूं तो एग्री इनपुट कंपनीज कुछ नए वाले आए थे। सर अगले 3 से 5 साल तक हम ऐसा कह सकते हैं कि फिनटेक और न्यू एज कंपनी का भी फोकस रहेगा, क्योंकि उनके सेक्टर काफी ग्रो कर रहे हैं देश में और विदेश में। टेक्नोलॉजी तो बढ़ रहा है और टेक्नोलॉजी की अहमियत भी बढ़ रही है इन आवर डे टू डे लाइफ। सो देयरफॉर प्रोडक्ट मैनेजमेंट, यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, द रोल्स दैट डिमांड अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी नॉलेज मेरे ख्याल में बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे इन द कमिंग ईयर्स। इवन ट्रेडिशनल रिक्रूटर्स भी ये चाह रहे थे कि बच्चों को थोड़ा टेक्नोलॉजी का नॉलेज हो और उसका यूज करने की एप्लीकेशंस की ज्यादातर जानकारी हो। ये तो मैं देख रहा हूँ एंड आई थिंक दिस ट्रेंड विल कंटिन्यू फॉर द नेक्स्ट 5-6 इयर्स। अगली खबर प्रदूषण से जुड़ी हुई। सुप्रीम कोर्ट अब हर महीने प्रदूषण से जुड़े मामले की सुनवाई करेगा। जी हां, प्रदूषण के मामले पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस खबर पर ज्यादा अपडेट लेते हैं असीम मनचंदा से। असीम, प्रदूषण को लेकर क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण की समस्या लगातार बनी हुई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 के पार पहुंच गया। इसको लेकर के आज एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर दोहराया कि इसको लेकर के लॉन्ग टर्म स्टेप उठाए जाने की जरूरत है। हालांकि अमिकस क्यूरी ने कहा कि 2018 से इसको लेकर के कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन इनका ग्राउंड लेवल पर कोई भी इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। तो इस पर जो एक कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट है उसके पास स्टाफ की कमी है और ग्राउंड लेवल पर इसको लेकर के कोई भी काम नहीं हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस मामले की सुनवाई हर महीने करेंगे और जो भी कदम इसको लेकर के उठाए जा रहे हैं हम उसकी समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की रिपोर्ट को रिकॉर्ड पर रखने के निर्देश भी दिए। इसके साथ साथ अमेकस ने एक भी और सवाल उठाया कि इस बार काफी सारे स्कूल्स हैं जो कि इस प्रदूषण के मौसम में स्पोर्ट्स मीट्स का आयोजन कर रहे हैं, जिससे कि बच्चों के स्वास्थ्य के ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने CAQM से कहा कि आप देखिए कि इस तरह की मीट्स, स्पोर्ट्स मीट्स का अरेंजमेंट ना हो, तो उसको निर्देश दिए कि आप इसके ऊपर कार्रवाई करें। तो अब सुप्रीम कोर्ट अगले महीने से हर महीने इसकी शुरुआत करेगा और सरकार के प्रदूषण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा करेगा। वहीं प्रदूषण से सेहत को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। प्रदूषित हवा में पाए जाने वाले जहरीले केमिकल कैसे हमारी सेहत को बिगाड़ते हैं, बता रही है इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल की सीनियर कंसल्टेंट डॉक्टर विनी कांत्रू। प्रदूषण के कारण कुछ शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स होते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स होते हैं। यानी शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स जो हमारे होते हैं, सबसे पहले क्योंकि हवा हमारे फेफड़ों के अंदर जाती है तो जाहिर सी बात है जो फेफड़े की सांस की नलियां हैं उनके ऊपर काफ़ी असर पड़ता है, जो कि एक मेजर ऑर्गन है बॉडी का जो ऑक्सीजनेशन करता है। सो इसके अंदर यदि ये कालापन, यदि ये PM 2.5 के पार्टिकल्स आपके लंग्स के ऊपर बैठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं उसकी इरिटेशन बढ़ जाती है और बलगम बहुत ज़्यादा बनने लगती है। इस इरिटेशन के कारण एक कांस्टेंट खांसी आना, ज़ुकाम रहना, एलर्जिक रिएक्शंस होना, और उसी का पार्ट होता है कि आँख के अंदर इरिटेशन होना, बहुत ज़्यादा पानी आना। ये कुछ एक्यूट इफ़ेक्ट्स हैं जो कि प्रॉब्लमेटिक होते हैं आम इंसानों में। इस समाचार में दुनिया के बाजारों की नजर आज अमेरिकी बाजारों पर होगी। दरअसल आज अमेरिकी बाजार बंद होने के बाद दुनिया की सबसे ज्यादा मार्केट कैप वाली कंपनी एनवीडिया के नतीजे आएंगे। इन नतीजों को क्या इतना अहम माना जा रहा है, जानते हैं आशीष वर्मा से। बिल्कुल सही कह रहे हो आप। कहते हैं ना वो बिगेस्ट कैटलिस्ट जिस पर दुनिया भर की नजरें हैं। आज आफ्टर द बेल यानी कि अमेरिकी मार्केट्स बंद होने के बाद वो तिमाही नतीजे सामने आ रहे होंगे और नतीजे तब आ रहे हैं एनवीडिया के जब ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेजर टेक्नोलॉजी स्टॉक्स के खूब ऊंचे या कहते हैं ना स्काई हाई वैल्यूएशंस को लेकर। अब डिस्कस करता हूं आपसे पहले क्यों पिछले 1-1.5 साल से आए दिन हम लोग यहां बैठ के भी एनवीडिया की चर्चा करते रहते हैं। ग्लोबली सबसे ज्यादा चर्चा इस इकलौते स्टॉक की होती है। आर्ग्यूबली कह सकते हो आप दुनिया की सबसे इंपॉर्टेंट कंपनी है एनवीडिया इस समय। एक नियर मोनोपोली कंट्रोल है इस कंपनी का ग्लोबल एआई रेवोल्यूशन को जो फंडामेंटल हार्डवेयर कंट्रोल करता है उस पर। कोई माइक्रोसॉफ्ट, कोई गूगल, कोई अमेजॉन, कोई मेटा, कोई ओपन एआई, ये सबसे बड़े ग्राहक हैं एनवीडिया के। और इस समय एनवीडिया की स्केल और परफॉर्मेंस लेवल को कोई कंपनी दूर दूर तक कंपीट नहीं कर सकती। एक और रीजन समझाता हूं। वैसे ये एआई का कह लीजिए किंग मेकर है, जो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट इस्तेमाल हुए जाते हैं उसका राजा है।
AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटिंग का। एनवीडिया का मार्केट कैप इस समय है $4.5 ट्रिलियन का। मैंने कई सारी कंट्रीज की कुल मार्केट कैप आपकी स्क्रीन पर रखी है। चाइना की करीब $12 ट्रिलियन, जापान की 6.25, इंडिया की 5.5, एनवीडिया 4.5। किसी कनाडा, किसी फ्रांस, किसी यूके, किसी जर्मनी जैसे प्रोमिनेंट मार्केट्स के फुल कैप से कहीं ज्यादा उस इकलौती कंपनी का अकेले मूल्यांकन है, और वो तब जब एनवीडिया का स्टॉक अपने हाई से करेक्ट होकर कामकाज कर रहा है। इनफैक्ट अपने हाई से 12% करेक्ट हो चुका है। एक समय एनवीडिया $5 ट्रिलियन से ऊपर की थी, ऑलमोस्ट इंडियन मार्केट के पूरे मार्केट कैपिटलाइजेशन को इकलौती कंपनी मैच कर रही थी। अब आज आने नतीजे। एनवीडिया की ग्रोथ पिछले कुछ समय से क्यू ऑन क्यू आपके स्क्रीन पे मैप करके रखता हूं। ये सीक्वेंशली क्यू ऑन क्यू रेवेन्यू मोमेंटम है 22%, 18%, 15% करते करते लास्ट क्वार्टर जब आया था एनवीडिया का Q2, ग्रोथ ठंडी पड़ गई थी, 6% रह गई थी सिर्फ। क्यों? क्योंकि उस समय जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स थे। क्यों? क्योंकि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने चाइना एक्सपोर्ट्स पर रोक लगा दी थी, उसका खामियाजा भुगता था। अब जब नतीजे आने वाले हैं तो एक्सपेक्टेड है कि ग्रोथ मोमेंटम लौट रहा होगा। सैच सीक्वेंशली रेवेन्यू 15.5% का जंप वापस दिखा रहे होंगे। इसीलिए सबकी नजरें एनवीडिया पे, ना सिर्फ एनवीडिया के अपने लिए बल्कि ग्लोबली टेक्नोलॉजी, ग्लोबली एआई स्टॉक्स के वैल्यूएशंस को लेकर इस नतीजे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये $54 बिलियन का आंकड़ा कहां से आया? प्लेट फ्लिप करिएगा। एनवीडिया ने खुद गाइड कर रखा है कि आज रात आने वाले Q3 नतीजों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं $54 बिलियन के रेवेन्यूज होंगे, 73.3% के आसपास के ग्रॉस मार्जिन्स होंगे। नजर रखिएगा इन दोनों आंकड़ों पे। एनवीडिया के आज शाम के नंबर्स डिसाइड करेंगे एआई वैल्यूएशंस कितने जस्ट हैं, एआई ग्रोथ कितनी और तूल पकड़ेगी, और दरअसल उस एआई रेवोल्यूशन, उस केपिक साइकिल की कड़ी में हम लोग खड़े कहां हैं। इसीलिए ग्लोबली आज शाम को ये एनवीडिया के नंबर्स इतने अहम है। अब बात करेंगे ट्रेड फेयर की। दिल्ली में चल रहे इंडिया इंटरनेशनल ट्रेड फेयर में इस बार जूट से बनी ज्वेलरी और कई अनोखे उत्पाद लोगों का ध्यान खींच रही है। जूट पवेलियन का जायजा लिया है संवाददाता रोहन सिंह ने। आमतौर पर जब हम जूट की बात सुनते हैं तो हमारे दिमाग में आते हैं जूट से बने थैले, लेकिन जूट से काफी कुछ और भी बन सकता है। ये हमारे पास आप देख सकते हैं, ये है जूट से बने हुए कारपेट। इसमें बनाने में पूरी तरह से जूट का इस्तेमाल किया गया है, और साथ ही इसमें आप देख सकते हैं बिल्कुल जिस तरह की नक्काशी यहाँ पे है, काफी ज्यादा इसमें काम किया गया है। ये बताइए, एक कारपेट को बनाने में लगभग कितना दिन लग जाता है? 10 से 12 दिन लगते हैं एक कारपेट बनाने में जी। ऐसा जो नॉर्मल साइज पे तो कम ही लग जाते हैं जी, बड़े साइज में ज्यादा लगते हैं जी। ये सब अभी यूनिक पैटर्न में आया, जैसे ये सब बहुत कारपेट ये सब पुराने हो चुके हैं। हाँ। ये डिजाइन ये सब कॉमन चीज है। हाँ। ये चीज अभी एकदम यूनिक प्रोडक्ट आया है। अच्छा, हाँ। ये सब मार्केट में अभी बहुत इसकी वैल्यू हो गई है जी, जी। और यहाँ पे कुछ और प्रोडक्ट भी आपके सामने बताएंगे। जूट का है, ये डोरमेट उसको बोलते हैं। हाँ। 2x2 का जी डोरमेट है ये। और टिकाऊ होता है ये काफी? बहुत टिकाऊ होता है, कम से कम 1.5 साल 2 साल आराम से चलता है ये सब। तो यह जूट के बने कारपेट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। आइए और देखते हैं क्या क्या है। और ये आप देख सकते हैं, ये है सारे जूट से बने हुए फैशन आइटम्स। यहाँ पे इयररिंग्स आपको दिख सकती है, नेकलेसेस यहाँ पे देख सकते हैं। ये बताइए, इसमें जूट का इस्तेमाल कहाँ हुआ है? जूट जो है यही है। अच्छा, ये पेंडेंट में हुआ, ठीक है। थोड़ा मोती आर्टिफिशियल जो है वो यूज हुआ है, लकड़ी यूज हुआ है थोड़ा, ठीक है। बाकी सब फुल हैंडमेड है। फुल हैंडमेड है, ठीक है। हम जो इयररिंग्स देख रहे हैं इसमें भी जूट का इस्तेमाल किया है? सब जूट। दिखाइएगा थोड़ा। ये सब जूट का है। ये पूरा जूट का है? सब जूट का है, दूसरा कोई मटेरियल नहीं है। थोड़ा लकड़ी का यूज हुआ है, खुद से वाला। अच्छा। और ये रियल जूट, नेचुरल जूट की है। डिमांड दिख रही है, महिलाएं खासतौर पर पसंद कर रही हैं जूट से बने आइटम्स को। खूबसूरत तो ये होते ही हैं। कीमत कितनी होती है इसकी? कीमत ज्यादा नहीं होती, 300 रुपए होते हैं, 250 में होता है, ठीक है जी। और इयररिंग्स है, ये कितने की होंगी? ये 40 का आएगा। ये 40 का आएगा। अच्छा, ये 40 रुपए से शुरू हो रही है चीजें। हाँ। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही जो है आकर्षक भी है और किफायती भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो जूट का काम सिर्फ बैग बनाने तक अब सीमित नहीं रह गया है। फैशन आइटम्स आपको जूट में यहाँ पे देखने को मिलेंगे, अलग अलग तरह के अपनी पसंद के हिसाब से, चाहे होम डेकोर की चीज चाहते हैं, चाहे फैशन आइटम चाहते हैं, जूट पर आपके को से जूट से जुड़ी हुई जो तमाम तरह की चीजें हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। और अगर आप जूट पसंद करते हैं, जूट के आइटम्स पसंद करते हैं, तो यहाँ पर जो जूट पेवेलियन है यहाँ पर जरूर आए। अगर आप दिल्ली में